आज हम बात करेंगे रेट कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू द केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। किसके अकॉर्डिंग? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अकॉर्डिंग। देखिए हमारे पास रिएक्शन है N2 + O2, देन ये किसका सिंबल है भैया? इक्विलिब्रियम का, ठीक है, 2NO। हमारे पास Kc की वैल्यू, मैं Kc1 को K1 भी लिख सकता हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 को K1 लिख सकता हूँ। अब सेम रिएक्शन N2 + O2 रिएक्शन देन NO, इसे करेंगे रिएक्शन सेकंड, तो Kc2 मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन 2। फर्क इनमें देखिए बैलेंस करने का। यहाँ पे हमने बैलेंस नॉर्मल जर्नल मेथड से कर रखी है, यहाँ पे हमने बैलेंस किस प्रकार से किया, हमने सिर्फ इनको हाफ किया है, जो कि एक्यूरेट मेथड नहीं है। तो हमने इसकी कंसंट्रेशन हाफ कर दी, क्या कर दी? मोल हाफ कर दिए, तो इसके मोल को हमने हाफ कर दिया, 1/2 कर दिया। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द Kc1 एंड Kc2। Kc1 एंड Kc2 के बीच में रिलेशन क्या है? तो अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रिएक्शन है क्या सेम डायरेक्शन में है। तो रिएक्शन किस में जा रही है भैया? सेम डायरेक्शन में। डिफरेंस इन कंसंट्रेशन किस चीज़ का डिफरेंस? सिर्फ यहाँ पे कंसंट्रेशन NO की ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो सिर्फ डिफरेंस किस में है? कंसंट्रेशन के अंदर। तो हम क्या करेंगे, तो Kc2 हम लेंगे एक बार, K2 मतलब Kc1 का लिया, Kc2 का लो, तो K2 K1 के बराबर क्यों लिया है मैंने? Kc1 को मैं K1 लिख सकता हूँ, Kc2 को मैं K2 लिख सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ले ली। अब मैंने क्या किया, पावर को जो यहाँ पे क्या कि मोल थे वो मैंने पावर में ले गया, तो इसकी पावर Kc1 के साथ में, या हम कह सकते हैं Kc2, और ये हमारे पास में है Kc1, इसको भी हम लिख सकते हैं Kc2 Kc1। इच्छा आपकी, आप इनमें से कोई सी टर्म यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने लिखा ये इसकी पावर वहाँ पे चलेगी, इसकी पावर यहाँ पे आ गई, तो Kc2 की पावर 2 आ गई और Kc1 की पावर 1। जब मैंने पावर को अपोजिट साइड लेके गया तो ये किस में आ गई? स्क्वायर रूट में। तो स्क्वायर रूट में ये फार्मूला अपने पास में डेवलप हो गया। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। हमारे पास है Kc1 की वैल्यू गिवन है 49, फाइंड आउट Kc2। फार्मूला में पता है Kc2 = √Kc1। Kc1 की वैल्यू कितनी है? 49 रखी, 49 का अंडर 7, तो Kc2 की वैल्यू आ गई 7। ये होते हैं Kc निकालना। अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग होता है, बस ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि डायरेक्शन सेम है या नहीं है, कंसंट्रेशन में डिफरेंस है या नहीं है। जिस प्रकार से हम आगे की न्यूमेरिकल करेंगे चीज़ क्लियर होती जाएगी। देखो भैया रेट कांस्टेंट Kc। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। ये रिएक्शन हमारे पास N2 + O2, देन फॉर्मेशन ऑफ 2NO। यहाँ पे हमारे पास Kc1 की वैल्यू है, जिसे हम K1 भी लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और यहाँ पे हमारे पास में Kc2 है, जिसको हमें K2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया। इफ डायरेक्शन है अपोजिट और कंसंट्रेशन क्या होगी? डिफरेंट। कंसंट्रेशन क्या होगी? डिफरेंट। कंसंट्रेशन डिफरेंट है हमारे पास, तो हमें आसान जो काम है वही करना होता है कि पावर को क्रॉस करना है। पावर को क्या करना है? क्रॉस। और जो फार्मूला आएगा वो Kc2 = Kc1 ना हो के Kc2 = 1/Kc1। डायरेक्शन अपोजिट होते हैं वो किस में आ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। देखिए भैया रेट कांस्टेंट एक और रिएक्शन के लिए देखते हैं हम। हमारे पास नाइट्रोजन + हाइड्रोजन, देन फॉर्मेशन ऑफ NH3, अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया। हैबर प्रोसेस बहुत फेमस रिएक्शन है। इसका हमारे पास Kc1 गिवन है, पता नहीं कितना है, और Kc1 को हम क्या लिख सकते हैं? K1। हमारे पास दूसरी रिएक्शन है N2 + H2, देन फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन है। तो इसको मैंने बैलेंस किया अलग तरीके से, 1/2 3/2/1। देखिए दोनों की दोनों रिएक्शन की सेम डायरेक्शन है, दोनों रिएक्शन की सेम डायरेक्शन। जब डायरेक्शन सेम होती है हम लिखते हैं Kc2 = Kc1। दोनों को हमने Kc1 और Kc2 को बराबर में रख लिया, इक्वल में रख लिया। कंसंट्रेशन क्या है? डिफरेंस। जब कंसंट्रेशन डिफरेंस होती है तो हमें इसकी मोल को C1 के पावर में और इसके मोल को C2 के पावर ले जाते हैं। तो C2 का पावर आ गया हमारे पास है 2 और C1 का पावर आ गया 1। तो अब मैं इस जो स्क्वायर को ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो देन फार्मूला इज डिराइव्ड। ये फार्मूला है। एग्जामिनर हमें क्या देगा? एग्जामिनर हमें कोई भी क्वेश्चन दे सकता है। मान लीजिए उसने कह दिया कि
Kc1 की वैल्यू 49, बड़ा आसान। हाँ, Kc1 की वैल्यू दी 49, फाइंड आउट Kc2 वैल्यू। तो 49 यहाँ पर रखो, 49 का स्क्वायर क्या होता है 7, तो यहाँ पर लिख लोगे अंडर रूट जो भी, ठीक है। तो ये आसान सा टर्म थी। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं भैया। क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या है, इन ए केमिकल रिएक्शन हाइड्रोजन रिएक्ट विद आयोडीन देन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड 2। हमारे पास में 2 हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं 2 आयोडीन के साथ में, देन फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ HI हाइड्रोजन आयोडाइड इन ए फ्लास्क ऑफ 2 लीटर। इसका मतलब हमारे पास में जो फ्लास्क है वो 2 लीटर का, वॉल्यूम कितनी होगी 2 लीटर। 0.4 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन, इसका मतलब हाइड्रोजन भी 0.5 मोल है और आयोडीन भी 0.4 मोल है। एंड फॉर्मेशन ऑफ 0.5 मोल ऑफ HI, मतलब जो हमारे पास जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है उस टाइम पे जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास 0.5 मोल है एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। किस पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। जब कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है तो हम पक्का किसकी वैल्यू निकालते हैं, Kc की। तो उसने पूछ रखा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Kc। तो देखिए सबसे पहले हम रिएक्शन को लिखते हैं। हमने रिएक्शन लिखा H2 + I2 देन फॉर्मेशन ऑफ 2HI। तो हम शुरुआत में ये इनिशियल कंसंट्रेशन लिखते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन थी 0.4 मोल। प्रोडक्ट अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं है तो प्रोडक्ट बनेगा 0। तो इसे कहते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन। कुछ टाइम बाद में आप देखो, अगर इसको बैलेंस करें तो हमें पता होगा इसे x लेते थे, इसे क्या लेते थे, मान लीजिए इसे हम x लेते हैं, इसे भी क्या लेते हैं x, या फिर मान लीजिए हम इसको लेते हैं a और इसको लेते हैं b और देन फॉर्मेशन ऑफ x। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गई तो यहाँ पे 2 होता है, हमें से लेते इसको मैं 2x। तो क्या लिखा हमने 2x। तो 2x की वैल्यू कितनी गिवन है 0.5। तो यहाँ पे इक्वल रख के देखनी है कि 2x = 0.5 मोल। तो फिर x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी 0.25। हमने 0.25 माइनस करना, ना कि 0.5। तो इस 4 - 0.25, 0.4 - 0.25 इसको माइनस करेंगे, माइनस कर लेना आप। यहाँ पे देखिए अब हम Kc की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक्टिव मोलर मास। एक्टिव मास कह सकते हैं इसे, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट हमारे पास में HI है, रिएक्टेंट I2 + H2 है। तो पावर आपको पता किस प्रकार से जाते हैं, तो इनकी वैल्यू निकालिए। तो वैल्यू हमारे पास निकली 0.5/2, 0.5/2, क्योंकि ये स्क्वायर था, स्क्वायर ब्रैकेट लिया था इसलिए मैंने 2 बार ले लिया यहाँ पे टर्म। तो सेम ये टर्म ले ली। ये 2 लीटर से 2 लीटर हर चीज़ कट चुकी है। यहाँ पे हमारे पास लास्ट में आंसर बचेगा 0.25/0.225, आंसर आएगा 11.1। ये न्यूमेरिकल था, अच्छा न्यूमेरिकल है। हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम, मान लीजिए कोई भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है तो हम उसकी सिर्फ स्टेट देखते हैं। क्या देखते हैं, स्टेट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी भी होमोजेनस सिस्टम के लिए होता है। हम जनरली सॉलिड को नहीं मानते, ना ही लिक्विड फेज को मानते, एक्वस को लेते हैं और गैस को लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। देखिए हमारे पास रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट कर लिए, मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं मतलब उसका थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, देन फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड है और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है। तो ये गैस है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। जब हम भी कभी भी कैसे निकालते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो हमेशा लिखते हैं ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ ए प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट। तो हमारे पास में प्रोडक्ट है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, और सॉलिड को हम कभी मानते ही नहीं, मतलब कांस्टेंट हो गया। सॉलिड क्या होते हैं, कांस्टेंट। तो दोनों चीज़ कांस्टेंट होगी तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ है CO2। तो हम कह सकते हैं Kc की वैल्यू डिपेंड करेगी ओनली ऑन गैस पे, CO2 पे। तो हम सेम यहाँ से Kp की वैल्यू निकालते हैं। Kp में क्या होता है, सिर्फ यहाँ पे कंसंट्रेशन की जगह, फिर एक्टिव मास की जगह पे क्या आ जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। एक और रिएक्शन देखिए आप, निकल सॉलिड है, रिएक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि गैस है, देन फॉर्मेशन ऑफ निकल टेट्रा मोनोऑक्साइड। तो ये देखिए ये भी गैस है, ये भी गैस है, सॉलिड है। सॉलिड की हम कंसंट्रेशन नहीं मानते हैं रिएक्शन में, या फिर क्या करते हैं उसको कांस्टेंट मान लेते हैं, तो इसको हमें नहीं लेंगे। तो हमारे पास में हमेशा Kc की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कौन से अपने पास में, CO, तो ये CO लिख दिया। तो ये 4 है, मतलब मोल है, वो किस में जाते हैं भैया, पावर में। हमारे पास ये बचा तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, तो Kc की वैल्यू निकालनी आसान है, मुश्किल नहीं है।